यात्रा चल रही है। यात्रा के बीच में छोड़ के 2 दिन की छुट्टी लेकर लंदन चले गए। ये बहुत सीरियस नहीं है राहुल गांधी। ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में उनके 6-7 विधायकों ने खुद ही स्वयं वोट नहीं दिया। इसमें विफलता कांग्रेस की मानी जाएगी या भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही मानी जाएगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है। उससे पहले तमाम लोग ऐसे भी हैं, जैसे कि अब कांग्रेस पार्टी की हम बात करें तो वो लगातार प्रयास कर रही है कि इस बार 2024 के चुनाव में सत्ता में आ जाए। गठबंधन भी हो रहा है, पीडीए के नाम से उत्तर प्रदेश में गठबंधन बनाया। वहीं दूसरी तरफ है बीजेपी, जो इस बार तीसरी बार सत्ता में आने का पूरा पूरा प्रयास कर रही है और 400 पार का आंकड़ा एनडीए चाहता है कि एनडीए सरकार इस बार 400 पार हो जाए। इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे और तमाम चीजें ऐसी पूरे देश में चल रही हैं। तमाम मुद्दे ऐसे भी हैं, उन थोड़े थोड़े मुद्दों पर बात करेंगे। आज हमारे साथ कैप्टन विकास गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। इनका मैं परिचय मैं करा दूं। ये उत्तर प्रदेश सरकार में जो कृषि अनुसंधान परिषद है, उनके अध्यक्ष हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। 2024 की अगर हम बात करें तो ये चुनाव किस तरीके से देखते हैं और क्या इस चुनाव में क्या उम्मीद नजर आती है? देखिए, ये चुनाव लगभग एक तरफा चुनाव है जी। और अभी जो हाल के जो चुनाव परिणाम आए थे तीनों राज्यों के बाद, उसके बाद से लगभग ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि जनमानस ने एक बार फिर मन बना लिया है कि तीसरी बार भी मोदी जी को पुनः चुन के जनता ये लेके आएगी। और अब की बार तो नारा, अब की बार 400 पार। तो अब की बार हम लोगों ने टारगेट तय किया है कि एनडीए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 सीटें से ज्यादा पाएगी। तो 400 सीटें का जो आंकड़ा दिया गया कि भाई 400 पार होना है, किस तरीके से होगा, क्या लगता है? क्योंकि 10 साल हो चुके हैं सरकार को, कह रहे कि एंटी इनकम्बेंसी है, लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। जो मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में काम किया है, या पिछले 10 वर्षों में रिकॉर्ड लिया है, या पिछले 10 वर्षों में उनकी जो भ्रष्टाचार रहित विकास वाली जो सरकार रही है, और समाज के विशेष रूप से 4 वर्ग, किसान, गरीब, जी, महिला और युवा, उनके लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं और उसके कामों को देखते हुए जी, जिस हिसाब से कृषि क्षेत्र की बात हो, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र की बात हो, चाहे वो विदेशों के से हमारे संबंध रहे हो, चाहे वो आस्था के विषय रहे हो, लगभग सभी विषयों पे मोदी सरकार खरा उतरी है। और इसलिए जनता ने पुनः तीसरी बार उनको बनाने के लिए, चुनने के लिए मन बना लिया है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा किस तरीके से देखिए? राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। आज आप मेरे पास बैठे हुए हैं, आज 28 तारीख है। राहुल गांधी कहाँ पर है? राहुल गांधी लंदन में बैठे हुए हैं। यात्रा चल रही है। यात्रा के बीच में छोड़ के 2 दिन की छुट्टी लेकर लंदन चले गए। कांग्रेस ही कह रहे हैं कि साहब, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि साहब वो लंदन में अपना कुछ भाषण देने गए हैं। अब भाई चुनावी समर चल रहा है, आपकी यात्रा चल रही है, लंदन में आपको भाषण देना इतना जरूरी है तो ऑनलाइन या जूम मीटिंग के माध्यम से भी तो भाषण दे सकते हैं। लंदन जाने की क्या जरूरत है? देखिए, कुछ नहीं है, ये सब समय पास हो रहा है और समय को पास करने की वो कृपा वो कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब वो क्या लगता है, राहुल गांधी का विदेशी प्रेम बार बार जग जाता है, ये कुछ यात्रा करते फिर विदेश पहुंच जाते? देखिए, बहुत सीरियस नहीं है राहुल गांधी। मुझे नहीं लगता, अगर इतनी सीरियस होते तो जनता के बीच में रहते, यात्रा को अपनी कंटिन्यू करते। ये क्या मतलब हुआ कि यात्रा आपने बीच में छोड़ के दो दिन के लिए आप लंदन चले गए? बिल्कुल भी नहीं है। विपक्ष की भूमिका के रूप में कांग्रेस गांधी और कांग्रेस गांधी के नेता राहुल गांधी निश्चित रूप से विफल है। तो आपको क्या लगता है, राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, जैसे आ जाती है ओबीसी, एससी, एसटी, इन तमाम मुद्दों पे बात करें, क्या ये मुद्दा है चुनाव का या कुछ और मुद्दा है इस बार? देखिए, मुद्दा तो सिर्फ विकास का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने निश्चित किया है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और विकसित राष्ट्र में जितने भी समाज के विशेष रूप से जो वर्गों की सहभागिता होनी चाहिए, किसान की, गरीब की, महिलाओं की और युवाओं की, उन सब की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए विकसित राष्ट्र भारत 2047 तक बने, उसकी परिकल्पना को दिमाग में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। अभी राज्यसभा चुनाव हुए हाल ही में, तानाशाही का जिक्र बार बार आ रहा है कि तानाशाही जो है मोदी सरकार कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तानाशाही का कोई ऐसे विषय नहीं है, और ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अब ये हिमाचल प्रदेश में उनके 6-7 विधायकों ने खुद ही स्वयं वोट नहीं दिया। इसमें विफलता
कांग्रेस की मानी जाएगी या भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही मानी जाएगी? वो अपने घर को तो बचा के रखें। उनके कुछ विधायक ने वोट कांग्रेस आई के प्रत्याशी को नहीं दिया। वहां तो स्वयं प्रियंका गांधी वहां की प्रभारी रही हैं हिमाचल प्रदेश की। क्यों नहीं प्रियंका गांधी वहां पर अपनी भूमिका को अदा कर पाई? देखिए, राजनीति में ये लोग जो वंशवाद और परिवारवादी पार्टियां हैं, ये राजनीति के प्रति बिल्कुल सीरियस नहीं है। इन पार्टियों का तंत्र सिर्फ वंशवाद और परिवारवाद को बचाए रखने में उनका स्वार्थ निहित रहता है। तो 80 में से 80 सीट उत्तर प्रदेश में ऐसा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। वो तो दिखाई दे रहा है। आप देखिए, पिछली बार भी सीटें बावजूद इसके सपा बसपा का गठबंधन था, हम लोग 64 सीटें जीत के आए, 2/3 सीटें जीती। और अब की बार तो निश्चित रूप से जिस हिसाब से मोदी जी का पिछले 10 सालों का कार्यकाल रहा है, तो इस बार निश्चित रूप से हम 80 में से 80 सीटें जीते। अखिलेश यादव का कांग्रेस पार्टी का गठबंधन किस तरीके से देखते हैं? इससे पहले भी सपा बसपा का भी गठबंधन रहा है, क्या रहा? कुछ मिला? कोई परिणाम आया? उससे पहले कांग्रेस और अखिलेश यादव जी का गठबंधन 2017 के चुनाव में था कि ये यूपी के लड़के हैं, कमाल करेंगे। क्या कमाल किया? 3/4 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी फिर से यूपी के लड़के आ रहे हैं। पता चल जाएगा क्या है। अभी कल तो समाजवादी पार्टी के कई सारे विधायकों ने ही समाजवादी पार्टी में विश्वास नहीं व्यक्त किया है। और अब ये देखिए, राज्यसभा के प्रत्याशी हैं, जिन वर्गों का समाजवादी पार्टी प्रतिनिधित्व करती है, क्या उन वर्गों में उन वर्गों के प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी ने क्या प्रत्याशी बनाया? नहीं बनाया। तो पीडीए की बात करती है। पीडीए में कहाँ पीडीए है? एक दलित को बनाया उन्होंने, वो भी 83 वर्ष की अवस्था। वो युवाओं की बात करते हैं, युवा तो किसी को उन्होंने प्रत्याशी बनाया नहीं। बाकी जया बच्चन का क्या यूपी से मतलब है और जया बच्चन की क्या यूपी की राजनीति भूमिका रहती है, आपको भी पता है। एक आलोक रंजन को बनाया, आलोक रंजन ब्यूरोक्रेट्स थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग राजनीति के प्रति कतई भी सीरियस नहीं है। अगर आपके क्षेत्र की राजनीति की बात करें, 2024 का चुनाव किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 2024 का चुनाव अब की बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और यहाँ तक स्थानीय परिस्थितियां, यहाँ पर तो वैसे भी गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड वोटों से पिछली बार पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीती। इस बार भी अब की बार सबसे ज्यादा वोटों से जीती। आप भी मांग कर रहे हैं? जी जी, क्या लग रहा है? मैंने भी आवेदन किया है भारतीय जनता पार्टी में। निश्चित रूप से आप क्षेत्र में जाते हैं, आप अपने क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए, सबसे पहला मुद्दा है गाजियाबाद में। एक तो लोग, गाजियाबाद के लोग चाहते हैं कि उनके बीच का प्रत्याशी हो जी, उस कसौटी में बिल्कुल खरा उतरता हूँ। साफ सुथरा प्रत्याशी हो, जातिगत आधार के हिसाब से भी और अदरवाइज भी भारतीय जनता पार्टी के सभी पैरामीटर्स में खरा उतरता हूँ। इन्हीं बातों को लेकर मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व से मैंने आग्रह किया है कि वो मुझे मौका दे। और मुझे उम्मीद है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मेरे अनुरोध पर विचार करेगी। तो मतलब 2024 के चुनाव में उतरने की तैयारी पूरी हो चुकी है, मन बना लिया है, इस बार मेहनत करनी है, जीतोड़ मेहनत करनी है, ताकि 400 का आंकड़ा इस गाजियाबाद सीट से होकर गुजरे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में कार्यालय खोल दिया है, चुनाव के प्रभारी बन गए हैं, लोकसभा के प्रभारी बन गए हैं। लगभग सारी जो चुनावी संबंधी तैयारियों को दिमाग में रखा जाता है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है। तो हमसे बातचीत करने के सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ नमस्कार विमल जी, कैप्टन विकास गुप्ता जी, जिन्होंने 2024 को लेकर जो चल रहा है माहौल, उधर चाहे गठबंधन हो या बीजेपी की जो रणनीति है, उस पर हमने बातचीत की। आपको इनकी बातचीत कैसी लगी वो जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।